बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रो बाकर में एस्ट्रो गपशप की सीरीज़ में आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और माह रमज़ान की बरकत से आप लोग लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे होंगे और सवाब भी कमा रहे होंगे। और यकीनन ये इतना प्यारा महीना है कि इसमें तो जितनी नेकियां करें सवाब भी अनगिनत मिलते हैं। तो इस काविश को आगे बढ़ाते रहें और इसी तरह से हम इसी काविश में लगे हुए हैं कि हम इल्म की जो रोशनी है उसको आगे फैलाएं। तो इस सिलसिले में हम चूँकि बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी के ऊपर यानी कि फल्कियात के ऊपर, उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर फल्कियात मोहम्मद बाकर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? थैंक यू, आप सुनाएं। शुक्र अल्लाह का। आपका रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? रोज़े बेहतरीन गुजर रहे हैं जी, बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और इबादत जो है उसमें इल्म हासिल करना भी इबादत है। बिल्कुल। तो ये हम 2 in 1 कर रहे हैं, वो वाली इबादत भी चल रही है, ये वाली इबादत भी चल रही है। और रोज़े अच्छे सीज़न में भी बहुत आए हैं जी हाँ, तो रोज़ों का सही लुत्फ लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो बहरहाल हमारी जो पिछली गपशप चल रही थी वो अभी तक सोलर सिस्टम के ही हम खुमार से नहीं निकल पा रहे। सोलर सिस्टम मेरे के ख्याल अंदर से ही आज भी हम उसी के ऊपर बात करते जी हैं। जी जी सोलर सिस्टम पे हमने बात की, उस प्लैनेट के हवाले से बात की, उसके सैटेलाइट के हवाले से बात की और उसमें एस्ट्रोनॉइट के हवाले से बात की। अब जो हमने बात नहीं की है वो है उसकी तरफ हमने मुख्तलिफ सैयारों के गिर्द जो है हमने स्पेस मिशंस भेजे और कौन कौन से भेजे, कितने भेजे, कितनी कामयाबियां हासिल हुई, कितने फ्लॉप रहे और इसमें कितना नुकसान हुआ, वो सब हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले जो खलाई मिशन भेजा गया वो था कौन सा अर्लीस्ट और किस सन में भेजा गया, कितना पुरानी बात है? एक है, अच्छा मैं अब थोड़ा सा इसको डिस्टिंग्विश कर दूं। एक है एक ऐसा मिशन जो स्पेस में तो चला जाए लेकिन अर्थ के ऑर्बिट में रहे, जमीन के गिर्द घूमे, जमीन के ऑर्बिट में रहे। एक वो मिशन है जो जमीन की ग्रेविटी को छोड़ के बिल्कुल बाहर चला जाए, मतलब प्लैनेट्स के बीच में घूमे। तो अगर आपकी मुराद ये है कि सबसे पहले हम स्पेस में कब पहुंचे, तो इसको अब इसमें भी 2 कैटेगरीज हैं। जब हम पहली दफा स्पेस में गए तब हमने जमीन को ऑर्बिट भी नहीं किया, बस हम स्पेस में गए हैं और वापस आए। तो अगर आप मुझसे एग्जैक्ट डेट पूछेंगे तो एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि नहीं, विदिन 100 इयर्स नहीं 1940s और 50s में हम स्पेस में पहुंच गए थे। 70 इयर्स जी जी 1940s और 50s में हम स्पेस में पहुंच गए थे। और टू बी वेरी एग्जैक्ट ये जर्मन रॉकेट थे, V2 रॉकेट, जर्मनी के V2 रॉकेट्स थे जो कि वर्ल्ड वॉर के लिए बने थे। लेकिन जर्मनी जो है उसके ये जो रॉकेट्स हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने कैप्चर कर लिए और अमेरिका ने इन V2 रॉकेट्स को इस्तेमाल किया अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ऊपर भेजने के लिए, अपर एटमॉस्फेयर में भेजने के लिए। आपके एटमॉस्फेयर की अपर लेयर्स की सारी डिस्कवरीज इन्हीं रॉकेट से हुई है, V2 रॉकेट से हुई है। और यही वो रॉकेट्स थे जो पहली दफा स्पेस में पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने स्पेस में से गुजर के वापस नीचे गिरे, जमीन को ऑर्बिट नहीं किया। ऑर्बिट हमने किया है 50s के एंड में, 1950s के एंड में हमने जमीन को ऑर्बिट भी किया और यही वो वक्त है 1960, बिल्कुल 1960 के करीब करीब जब हम जमीन की ग्रेविटी से बाहर भी चले गए। तो ये वो टाइम है कि जब हम स्पेस में पहुंचे। सही, मतलब ये लेटेस्ट ही बात है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो जहां हजारों लाखों साल का जिक्र होता है तो ये तो अभी हार्डली एक 50-60 साल पुरानी बात है। सही। तो ये इतनी पुरानी बात ना हुई डेफिनेटली। तो जितनी आज तक स्पेस में मिशन भेजे गए हैं उसमें सबसे ज्यादा अमेजिंग जो न्यूज़ हमें जिस स्पेस मिशन से मिली वो कौन सा था? नहीं, ये तो बोलना बहुत मुश्किल होगा जी मोस्ट अमेजिंग न्यूज़ किससे मिली है, क्योंकि हर न्यूज़ ही अमेजिंग है। आपको पहली मर्तबा जब ये पता चला, मतलब वो होता है ना कि ये एक्सपेक्ट होता है और हम भेज देते हैं मिशन के, यहाँ पे हमें लगता है कि ये हो और वही निकल आए तो वो तो और बात है। लेकिन एक जगह आप एक चीज़ भेजें और जिसमें आपको लगे ही नहीं कि ये भी हो सकता है और वो इस टाइप का निकल आए। मैं इस हवाले से पूछूं कि कुछ इस तरह की चीज़ पता चली? बिल्कुल, बहुत दफ़ा पता चली। इवन जो हमने लास्ट एपिसोड में बात की कि आयो जो है, जो कि जुपिटर का एक सैटेलाइट है, उस पर वॉल्केनिज्म है। तो जब वॉल्केनिज्म आपको पहली दफ़ा किसी स्पेसक्राफ्ट के इमेजेस में नजर आए तो कैसा लगेगा? आपको पता चले कि जी कहीं और भी वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं तो आपको कैसा फील होगा। तो आयो के वॉल्केनोज पहली मर्तबा हमारे खलाई जहाज़ों ने डिस्कवर किया।
अच्छा, और आपने जैसे कि कहा कि ये लाइक सैटेलाइट के अंदर किसके सैटर्न या जुपिटर के सैटेलाइट के अंदर पानी ओशंस भी पाए गए हैं। जुपिटर तो के सैटेलाइट्स जो हैं उनके सब हाँ सरफेस ओशंस हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, माय पार्डन। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो अब ओशन के बारे में फिर कैसे पता चला कि मतलब ये पता कैसे चला कि ये ओशन है यहाँ पे, क्योंकि आपने क्या कुछ भेजा था वहाँ पे तो पता चला, या जमीन से ही किसी तरह से रिसर्च करके पता चला कि ओशंस है वहाँ पे? नहीं जी, जमीन से नहीं पता चला, ये भी आपके स्पेस क्राफ्ट नहीं आपको बताया। अच्छा, स्पेस क्राफ्ट जी नहीं बताया। जी जी। अच्छा सही, मतलब आपको जमीन पे रहते हुए जो आपको रिसर्च मिली है कुछ, वो भी तो मिली है ना? नहीं यहाँ से लाइक यहाँ से बैठ के भी आपको कुछ चीजें पता चली है ना कि नहीं, ये होता है या इस तरह से? यहाँ से बैठ के आप ऐसी चीजें फिगर आउट कर सकते हैं जैसे कि आपने इधर से बैठ के प्लूटो का एटमॉस्फेयर फिगर आउट कर लिया, लाइक दिस। कि प्लूटो का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन पे मुश्तमिल है। यही मैं मतलब जी। इसके लिए फिर आपने जी। स्पेस क्राफ्ट तो नहीं भेजा, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस के नीचे ओशन है वो यहाँ से पता नहीं चलेगा। सही, ये जो डिटेल्स हैं, हाँ, ये स्पेस क्राफ्ट आपको बताएगा। या फिर टाइटन की सरफेस पे जो लिक्विड जो लेक्स हैं मीथेन की, वो इधर से बैठ के हिंट ही मिला है थोड़ा बहुत, लेकिन कंफर्मेशन आपको स्पेस क्राफ्ट नहीं की है। सही, लेकिन ये जैसे यूरेनस ब्लू कलर का है, नेपच्यून ब्लू जी कलर जी का है, जी जी। ये आपको स्पेस क्राफ्ट ने बताया या आपको यहीं से? नहीं, ये तो हमें यहाँ से भी पता है, बल्कि ये तो आप इन टेलीस्कोप से देख के भी बता सकते हैं कि इन प्लैनेट्स के कलर्स क्या हैं। अच्छा, ये प्लैनेट्स को मतलब इन्होंने ही बता दिया था? जी, ये तो मेजर एक डिस्कवरीज हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, बाकी स्पेस क्राफ्ट और मिशन तो और बातें, हमारे अपने दुनिया के गिर्द, जिसको कि हम अक्सर ये भी कह देते हैं आठवां अजूबा, स्पेस में घर घूम रहे हैं पूरा। यस डेफिनेटली। तो उसके बारे में कुछ बताया, आईएसएस के बारे में? जी। और अच्छा, ये पहला मिशन है या इसके अलावा भी कोई स्पेस स्टेशन बनाए गए और हैं मौजूद? अच्छा, जब हम स्पेस में पहुंचे हैं पहली दफा, तो हमने मैंने आपसे जैसे कहा, दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आप जमीन की ग्रेविटी को छोड़ें और दूसरे प्लैनेट्स की तरफ ट्रेवल करें, या आप जमीन की ग्रेविटी में रहते हुए ही जमीन के गिर्द घूमें। अच्छा, ये बात वाज़ेह कर दूं कि जब आप जमीन के गिर्द ऑर्बिट बनाते हैं तो आप जमीन की ग्रेविटी में ही होते हैं, जमीन की ग्रेविटी से बाहर नहीं जाते। लिहाजा आपने जमीन के गिर्द ऑर्बिट बनाया है 1957 में पहली दफा। उसके बाद से 1957 के बाद से जरूरत थी या नहीं थी, आपने चीजें उठा के ऑर्बिट में भेजना शुरू कर दी। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अननेसेसरी भी भेजे हैं आपने, बहुत सारे। और इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में कुछ ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी थे जिसमें इंसान रह सकता था जाके चंद दिन या चंद हफ्ते या चंद महीने। ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्पेस स्टेशन कहा जाता है, जो जमीन के गिर्द घूमते हैं और उसमें ह्यूमन के रहने का पूरा बंदोबस्त होता है। तो ये जो स्पेस स्टेशंस हैं, ये बहुत सारे गए, अमेरिकन भी गए, रशियन भी गए, और अमेरिका से ज्यादा रशियन स्पेस स्टेशंस हैं। लेकिन इस वक्त जब अमेरिकन और रशियन स्पेस स्टेशंस का दौर खत्म हुआ, तो इन्होंने कहा क्यों ना मिलके एक बनाए। तो ये जो एक स्पेस स्टेशन है, जो कि अमेरिका और रशिया की कोलैबोरेशन है, और भी मुल्कों की कोलैबोरेशन मिल गई, इसमें हो गई, इसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ISS। इससे पहले रशिया के स्पेस स्टेशन अलग थे, अमेरिका का अलग था। कितना बड़ा है ये ISS? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब आप नीचे के बताएं, 5 मरला, 10 मरला, कनाल, 200 गज, स्क्वायर यार्ड्स, कुछ इस तरह से बताएं ताकि नाज़रीन का अंदाज़ा हो क्यों उसे आठवां अजूबा का। और ये खुद कितनी अनोखी बात है। हम ताजमहल को लेकर आज तक अपने ऊपर फख्र करते हैं कि जी ताजमहल बनाया गया। आप सोचें कि स्पेस में बगैर किसी ज़मीन के जो है आपने घर खड़ा कर दिया है बहुत बड़ा, और वहाँ जाके लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चंद ही सही, लेकिन एक इनहैबिटेबल जोन में आपने ये चीज़ भेज दी है। और वहाँ पे जाके फिर वो मतलब घर कैसे बना, वो मैं तो उसे घर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आसमानी घर ही है ना वो। जी घर है, वहाँ जाके इंसान रह रहा है जी। वो बना कैसे और कितना बड़ा है? और अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल जो स्ट्रक्चर है, जिसमें सोलर पैनल्स और हर चीज शामिल है, क्योंकि उसके हर हिस्से में आप रह नहीं सकते। कुछ हिस्सों में प्रेशराइज्ड एयर है, जिसमें आज केबिन्स हैं, उधर आप रह सकते हैं। कुछ सोलर पैनल्स और ये स्ट्रक्चर्स हैं। टोटल स्ट्रक्चर फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, टू बिग फुटबॉल फील्ड। और जब भी आपके सर के ऊपर से ISS गुजरता है तो आपको नजर आता है।
बहुत बेहतरीन नजर आता है, बहुत सही तेज से चमकता डाला हुआ है नजर ना उन्होंने सैटेलाइट में, मतलब उसके उसमें डाला हुआ है ना, सही से गिरेगा तो नहीं है। 1999 से ऑर्बिट में। कभी छोड़े ना साथ वो ऑर्बिट का, वरना हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारे लिए तो एक फिर वो छोटा मोटा एस्ट्रॉइड ही है जी, और वो एटमॉस्फेयर में जलेगा भी नहीं उसके चंक्स नीचे गिर सकते हैं, गिर सकते। और हर महीने ये नीचे आ जाता है, फिर इसको बूस्ट करके ऊपर किया जाता है, फिर ये नीचे आ जाता है जब इसको डाल दिया है तो। क्योंकि एटमॉस्फेयर एक ड्रैग है और गैसेस हैं जो इससे टकराती हैं, और सोलर विंड है जो इसके ऑर्बिट को चेंज करके जी नीचे लेकर आती है, फिर हम इसको बूस्ट करके ऊपर करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो जमीन के गिर्द हैं, और अब इनकी तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई है। जमीन के गिर्द 10,000 प्लस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेस क्राफ्ट्स हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, जो जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकल के प्लैनेट्स की तरफ गए हैं और उन्होंने सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर किया है। वो भी बहुत सारे हैं। तो वो हमें आम नजर आते हैं आंखों से, जो सोलर सिस्टम में ट्रेवल कर रहे हैं जी? नहीं, ये जो अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं, यस बिल्कुल नजर आते हैं, और मोस्टली नजर आते हैं। तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये स्टार है या ये कोई स्पेस क्राफ्ट है या सैटेलाइट हमारा भेजा हुआ आर्टिफिशियल सैटेलाइट? असल में आप जब एक रेगुलर ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो फिर आप चीजों को पहचानना शुरू कर देते हैं। इनकी मूवमेंट भी तो तेज होगी बाकी चीजों से। जी 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 बिल्कुल, इनके करीब बहुत है ना जमीन के गिर्द, जब ये घूमते हैं तो बहुत तेज घूमते हैं। तो अक्सर जो वो कहते हैं, वो देखो कुछ चीज जा रही है, वो क्या कहते हैं, यूएफओ जा रहा है तेजी से, ये वो, तो ये हो सकता है जी, मोस्ट प्रोबेबली आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो। ये पहचानने वाले पहचान जाएंगे कि जी ये जो चीज आस्ता आस्ता जा रही है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, या फलां चीज जो है वो आपका कोई हेलीकॉप्टर है। ये वक्त के साथ साथ आपको एक्सपीरियंस इसके चलने में और मीटियोर शावर में क्या फर्क होता है? नहीं, मीटियोर्स तो जल जाते हैं, वो तो छोटे छोटे पत्थर हैं जो एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। एक आम इंसान डिफरेंशिएट कैसे करेगा ये सैटेलाइट जा रहा है या मीटियोर? सैटेलाइट चलता रहेगा, नजर आएगा। मीटियोराइट 1 सेकंड में जल जाता है। तो ये बुनियादी फर्क है, और बाकी एक्सपीरियंस। तो ये आईएसएस तो मुस्तकिल फिर एस्ट्रॉइड और मीटियोर शावर के उसमें रहेगा, और उसमें तो जमीन का एटमॉस्फेयर भी नहीं है जो उसे बचाए, तो उसको हिट करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में है, एटमॉस्फेयर से ऊपर जमीन के गिर्द घूम रहा है, तो इसको मीटियोराइट्स, माइक्रो मीटियोराइट्स बहुत हिट करते हैं, फिर डैमेज करते हैं। हाँ, डैमेज करते हैं, लेकिन होपफुली कि कोई लिविंग स्पेस को डैमेज ना करें जिससे लीकेज हो, लेकिन डैमेज करते हैं। और उसकी रिपेयर कैसे होती है वहाँ? रिपेयर करते हैं हम, उसके पार्ट्स को चेंज करते हैं। अच्छा, जी, मतलब वो सेफ है उनका वहाँ रहना आईएसएस का? जी सेफ है। मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि आपने आईएसएस को जो है स्पेस में दिया है, क्योंकि आपको तो जमीन का एटमॉस्फेयर बहुत बचा लेता है किसी भी चीज से। तो ये सोलर फ्लेयर्स भी निकलते होंगे तो ये भी तो हिट करते होंगे, क्योंकि हमारा तो एटमॉस्फेयर रोक लेता है। सोलर फ्लेयर्स का जिक्र मैंने किया। आप जब सोलर फ्लेयर्स आते हैं, सन से जो मैटर निकल के आता है, वो आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स को बहुत चेंज करता है, बल्कि बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को खराब भी करता है। मतलब मुस्तकिल एक मेंटेनेंस और मेहनत का काम है। डेफिनेटली। और देखें आप तक जो इल्म की एक एक बात पहुंचती है वो कितनी मेहनत से पहुंचती है। इस फल्कियात के हवाले से नहीं, बाकी चीज़ों के हवाले से भी अगर आप बात करें तो बड़ी रिसर्च होती है एक पॉइंट बना के देने के लिए, कंक्लूजन कि ये क्या चीज़ क्या है, उसके लिए पीछे बड़ी रिसर्च होती है। डेफिनेटली। तो इसीलिए इल्म की हमें ज़रूर कदर करनी चाहिए, और लेना भी जहाँ भी बढ़ रहा हो उसको ज़रूर हासिल करना चाहिए। और इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट हमने कहाँ कहाँ भेजे, कौन कौन से भेजे? क्या सिर्फ हमने यही मतलब लाइक अपने सोलर सिस्टम में ही भेजे, या उससे आगे भी कोई भेजे कि हमें पता चले कि सोलर सिस्टम के आगे क्या है? सोलर सिस्टम के अंदर ही लाइक मार्स तक आप अपने खलाई जहाज को जब भेजते हैं तो आपको 8 मंथ्स लग जाते हैं। ठीक है, 8 महीने ट्रैवल करके आप मार्स तक पहुंचते हैं। और जुपिटर तक अगर आपने या सैटर्न तक पहुंचना है, जब भी हम सैटर्न तक गए तो हमें 7 ईयर्स लगे। 7 ईयर्स में आप सैटर्न तक पहुंचे हैं आपका स्पेसक्राफ्ट, और एक अटेम्प्ट हमने की है प्लूटो तक पहुंचने की, और उसमें 9.5 साल लगे हैं। तो लिहाजा ये सब कुछ हो गया, मतलब हम पहुंच गए हैं। और आपने 4 ऐसे खलाई जहाज हैं, बल्कि माय मिस्टेक 5 ऐसे खलाई जहाज हैं जो आपके सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं, तो उनको चलते चलते 50 ईयर्स के करीब करीब होने वाले हैं। वॉयजर्स हैं
जो सोलर सिस्टम से बाहर जा चुके हैं, तो 50 साल के करीब करीब उनको होने वाले हैं और इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल करते हुए उनको हो गया है एंड थ्योरेटिकली स्पीकिंग वो सोलर सिस्टम से अभी भी बाहर नहीं है, वो अभी भी सोलर सिस्टम की थ्योरेटिकल बाउंड्री के अंदर ही है। डेटा आ रहा है। Voyager 1 इज द फारदेस्ट स्पेसक्राफ्ट, उससे अभी भी डेटा आ रहा है। Voyager 2 सेकंड फारदेस्ट, उससे भी डेटा आ रहा है। तो ये कब तक आएगा? एक्सपेक्टेड है 2032 या 2030 या 2033 तक डेटा आने की उम्मीद है, जब तक कि वो इतना दूर ना चला जाए कि उसका सिग्नल वीक हो जाए, तब तक डेटा आता तो रहेगा। उसने सोलर सिस्टम से हट के हमें क्या फिर न्यूज़ दी और कितना अमेजिंग उसने बातें बताई होंगी हमें, तो कुछ पता चला सोलर सिस्टम से आगे उसकी वजह से? सोलर सिस्टम से आगे असल में सन की जो विंड है, सोलर विंड जिसको हम कहते हैं, उसके इन्फ्लुएंस को उसने बताया कि वो कहां तक है। अच्छा जी, सोलर, इसको कहते हैं हीलियोस्फीयर। हीलियोस्फीयर, इस पे हम तफसील से इंशाल्लाह बात करेंगे सन वाले टॉपिक में, लेकिन आज के लिए इतना बता दूं कि सन से एक विंड चलती है, पार्टिकल्स की एक विंड निकलती है, उसका असर जहां तक रहता है वो जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड हीलियोस्फीयर। ये वॉयजर्स उसको क्रॉस कर चुके हैं और हमें बता चुके हैं कि हीलियोस्फीयर कहां तक है। इससे पहले पता नहीं था, आइडिया नहीं था, या अब 100% पता चला? इससे पहले आइडिया ना होने के बराबर था, अब कंफर्म है। और इसके अलावा उन्होंने क्या बताया? ये दोनों जो स्पेसक्राफ्ट्स हैं, ये आपके आउटर प्लैनेट्स के करीब से गुजरे हैं। आपके आउटर प्लैनेट्स के बहुत सारे सैटेलाइट्स इन्होंने डिस्कवर किए हैं और आयो के ऊपर वॉल्केनिज्म भी इन्होंने डिस्कवर किए हैं। और सोलर सिस्टम के जो आउटर रीजन्स हैं वहां पर रेडिएशंस कितनी हैं और सोलर सिस्टम के बाहर से कौन सी रेडिएशंस आती हैं वो भी ये मेजर कर रहे हैं और अभी तक आपको बता रहे हैं। अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग। और आज तक आपके कांटेक्ट में है वॉयजर्स। सही। तो इसके अलावा और कौन कौन से स्पेसक्राफ्ट के बारे में आप बताना चाहेंगे, क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हैं कि किसके बारे में बताना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्पेस भेजे तो कई होंगे अब तक जी, तो। एक स्पेसक्राफ्ट पे तो हम बाद में बात करेंगे। कर सकते हैं आज बस बात को मैं कंप्लीट करता हूं, आखिरी बात, कि स्पेसक्राफ्ट जब किसी प्लैनेट की तरफ हम भेजते हैं तो वहां की अप्रोच कैसे होती है। बस ये आखिरी बात है आज के लिए, और बाकी इंशाल्लाह जब हम तफसील में जाएंगे तो फिर हम जिक्र करेंगे। जब भी आप किसी प्लैनेट की तरफ स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, आपका स्पेसक्राफ्ट उस प्लैनेट के करीब से गुजर के आगे चला जाए और उसकी मालूमात, तस्वीरें वगैरह लेकर आपको भेजे। सही। इसको कहते हैं फ्लाई बाय मिशन। अच्छा, प्लैनेट और बस वो चला जाए, वो आगे चला जाए, बस उससे फिर हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये वॉयजर वही था क्या? वॉयजर्स फ्लाई बाय मिशन है। तो इस तरह तो बहुत सारे होंगे फिर। फ्लाई बाय मिशन बहुत हैं। अच्छा, जो किसी प्लैनेट के करीब से गुजरे और उतनी देर में जितनी मालूमात ले सके। अच्छा, और बाकी फिर आगे कोई रास्ते में कुछ आ गया तो वो बता दें। उसकी बता दे। तो वो वॉयजर से जोर है, मतलब वो डेटा देते रहेंगे काफी आगे तक? या फ्लाई बाय मिशन? जी, फ्लाई बाय मिशन बहुत सारे हैं। आपने प्लूटो की तरफ जो स्पेसक्राफ्ट भेजा है वो भी फ्लाई बाय मिशन था। अच्छा, हाँ, वो प्लूटो के करीब से गुजरा और चंद घंटों में गुजर गया और उसने जितनी मालूमात इकट्ठी की वो आपको भेज दी, और अभी वो आगे जा रहा है स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन्स। और वॉयजर्स भी फ्लाई बाय थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के करीब से गुजरते हुए गए। दूसरी किस्म का जो मिशन होता है वो प्लैनेट को अप्रोच करता है और उसके गिर्द ऑर्बिट बनाता है। प्लैनेट के गिर्द घूमता है 5 साल, 7 साल, 10 साल ऑर्बिट में रह के प्लैनेट को अच्छे तरीके से वो देखता है। ये ऑर्बिटल मिशंस हैं और डेफिनेटली बहुत डिटेल में आपको मालूमात देते हैं। और हमने इस तरह के मिशंस मार्स की तरफ बहुत भेजे हैं, जुपिटर पे भेजे हैं, सैटर्न पे भेजे हैं, जो ऑर्बिट भी कर रहे हैं और वहां से मालूमात भी भेज रहे हैं या भेजते रहे हैं। और तीसरी किस्म का मिशन वो है जो प्लैनेट पे लैंड कर जाता है, और जब एक चीज लैंड कर जाएगी तो उससे ज्यादा डिटेल फिर कौन बताएगा आपको? वो तो फिर सरफेस की डिटेल्स और सब कुछ आपको बताएगा। ऐसे मिशंस हमने जो लैंड कर जाएं, मून पे भेजें, मार्स पे भेजें, वीनस पे भेजें, और एक मिशन हमने लैंडिंग वाला मिशन सैटर्न के सैटेलाइट टाइटन पे भेजा। और ये स्ट्रिक्टली मैंने जो 4 नाम लिए, इसके अलावा लैंडिंग वाले मिशंस हमने और कहीं नहीं भेजे। मैं रिपीट कर देता हूं, हमारे खलाई जहाज जो हैं वो लैंड कर गए हैं मार्स पर, वीनस पर, अच्छा, और टाइटन पे, ठीक है, और मार्स है, वीनस है, टाइटन है और आपका अपना मून है। और 1-2 मिशंस ऐसे भी हैं
जो हमने एस्टेरॉइड्स पे उतारे हैं, वो भी हैं, लेकिन वो लैंडिंग मिशंस प्योर लैंडिंग मिशंस नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि वहां लैंडिंग जो हुई है वो किसी और तरह की लैंडिंग है, यहां पर्पसफुली लैंडिंग हमने किसी और तरह से की है। तो डेजिग्नेटेड जो लैंडिंग्स हैं वो 4 टारगेट्स पे हमने की हैं, बाकी कुछ एस्टेरॉइड्स पे भी हमने लैंडिंग्स की हैं, बट दे वर नॉट प्योर लैंडिंग्स, वो बस कोलिजन कह लें आप उसको, आपका खलाई जहाज वहां कोलाइड कर गया। सही। अब ये जो लैंड किए हैं सैटेलाइट, इसके हवाले से फिर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक अमेजिंग चीज़ होगी और एक अलग टॉपिक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के हवाले से बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि अब हम अपने एपिसोड को ख़त्म करते हैं, और आखिरी बात आपने कुछ ऐड करनी हो तो वो आप कर लें। तो सोलर सिस्टम के हवाले से हमने एक जनरल जो बात करनी थी, 3 एपिसोड्स में हमने वो बात की है कि सोलर सिस्टम का ओवरऑल एक माहौल क्या है और एक स्ट्रक्चर क्या है। अब मेरा ख्याल है एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, और सन से शुरू करेंगे और ऑनवर्ड्स जाएंगे। सोलर सिस्टम के एक एक ऑब्जेक्ट को तफसील से हम एक्सप्लोर करेंगे, ये हमारा अगला मोटो है और अगला पर्पस हमारा ये होगा। तो फिर जब हम एक एक को एक्सप्लोर करेंगे तो उसी वक्त फिर जो है हम उसके सैटेलाइट जो हमने भेजे हैं, उस पे जो स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, सॉरी, तो उसके ऊपर हम उसी वक्त ही बात कर लेंगे, ऑब्वियसली। जी हाँ। तो फिलहाल हमारा जो ये एपिसोड था सोलर सिस्टम पे, तो ये अपने इख्तिताम को जरूर पहुंचा, लेकिन एस्ट्रो गपशप इख्तिताम को नहीं पहुंचा। नहीं जी, इंशाल्लाह। तो उसको जरूर देखते रहें। हमें रमजान का बाबरकत महीना है, दुआओं में याद रखें और कमेंट में बताएं, और सवाल भी आप पूछ सकते हैं कि कैसा लगा और आपको क्या समझ में नहीं आया, या आप और क्या जानना चाहते हैं। इससे हमें मदद मिलेगी आपके लिए और टॉपिक्स पे बात करने की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम भी हमेशा के प्रोग्राम की तरह अच्छा लगा होगा। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपनी होस्ट हिना को और माहिरा फलकियात मोहम्मद बाकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।